नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य में पहले प्रश्न पत्र में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके व्याख्या खंड में पूर्व में पढ़ा उसके आगे की कविताएं पढ़ेंगे, जिनमें पहली कविता है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रकृति चित्रण की एक उल्लेखनीय कविता है। कवि निराला छायावाद के एक बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हमने पहले उनके विषय में जानकारी ली। निराला जी की रचनाओं में एक रहस्य है, प्रकृति के प्रति एक भाव है, प्रकृति का मानवीकरण। इसलिए पहले उसके संदर्भ को, प्रसंग को आप जान लें, फिर कविता का अर्थ जानेंगे। ये निराला की जो कविता है संध्या सुंदरी, अपरा काव्य संग्रह, उनका 1921 में अपरा नाम से काव्य संग्रह छपा, उसमें से यह है। और इसमें निराला जी ने दिवासन यानी दिवस का अवसान, संध्या शाम का समय, जब दिवस संपन्न हो रहा, अवसान माने खत्म होना, दिन का खत्म होना और रात्रि का शुरू होना, ये जो बीच का समय है उस संधि वेला को संध्या कहते हैं। सांझ का समय, वो संध्या, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है अपनी कविता में। और वो संध्या को सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके सौंदर्य को चित्रित करते हैं। और रात्रि के समय आसमान किस तरह से शांत होता है, रात्रि के समय क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, प्रकृति के विभिन्न उपादानों के द्वारा किस तरह के क्रियाकलाप होते हैं, व्यक्ति क्या सोचता है और सामान्य जन से अलग कवि क्या सोचता है, ये इस कविता में विशेष रूप से आया है। मैं पृष्ठभूमि के रूप में पहले थोड़ी सी बात आपको बता दूं, फिर कविता का पंक्तिवार हम भावार्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि दिन के ढलने का समय था, रात्रि का आगमन हो रहा था। कवि संध्या को सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि संध्या धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, आसपास चारों ओर शांति है, अचंचलता के साथ वो नभतल में धीरे धीरे उतर रही है। कोई चंचलता नहीं, कोई जल्दी नहीं। संध्या ढलती हुई चली जा रही है, आसमान में एक तारा दिखना आरंभ हो गया है। बादलों को सुंदरी के बाल के समान मानकर कवि कहते हैं कि घुंघराले बालों के बीच में से एक तारा दिखता है। यानी संध्या रूपी सुंदरी, उसके बाल बादल है, क्योंकि घनश्याम काले बादल है और बालों की शोभा काला होने में है। उसी रूप में उस संध्या के बाल के रूप में उन्हें बादल नजर आता है। बादलों के बीच में एक तारा है और वो तारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि दिन भर काम करके थकने के बाद आलस्य हावी हो रहा है, परंतु कोमलता की कली शांति के साथ ढल रही है। यानी संध्या धीरे 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 ढलती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर उसने काम किया है, थक गई है, उसके बावजूद बड़ी शांति के साथ में आगे बढ़ रही है। आलस्य उस पर आ गया है, लेकिन वो कोमलता की कली, यानी बड़ी कोमल है, कोमलांगिनी है। नारी का सौंदर्य इसी में है कि वो कोमलांगी हो। रात्रि के समय कवि कहता है कि ना तो वो संध्या किसी तरह की वीणा बजा रही है, ना ही कोई रागिनी गा रही है जो रात्रि ढल रही है। बस एक ही आवाज है, चुप, केवल चुप। जगत में शांति छाई हुई है। रात्रि के समय सब सो रहे हैं, सरोवर सो रहा है, जंगल सो रहा है, सारा वातावरण सब शांति से निद्रा की गोद में समाये हुए हैं। हर जगह शांति है और इस शांति के समय में कवि के मन में विरह का गीत फूट पड़ता है। और यही इस कविता का मूल भाव है कि किस तरह से दुनिया की सारी और चीज़ें सोचती है और कवि कैसा सोचता है। लोगों को जो सामान्य नज़र आता है, कवि को वो कुछ विशेष नज़र आता है, और वहीं से कवि में और सामान्य व्यक्ति में अंतर शुरू होता है। ये संध्या, दिन का उगना, दोपहर का आना, संध्या का आना, रात्रि का आना, फिर सुबह हो जाना, ये प्रकृति का क्रम है। और ये क्रम तो सभी लोग देखते हैं, सभी के साथ समान रूप से आता है। लेकिन कवि को इनमें ही कुछ सौंदर्य नजर आ जाता है। बाकी लोग नींद में समय निकालते हैं, कवि जगता है। जब दुनिया सोती है तो कवि जगता है और किस तरह से रात्रि के सौंदर्य को महसूस करता है। उसे वो रात एक सुंदरी की तरह नजर आती है, कोमलांगिनी की तरह, एक एक औरत की तरह, प्रियतमा की तरह नजर आती है।
और वो सौंदर्यवती जैसे जैसे ढलती है उसे लगता है कि लाज श्रृंगार के गहने पहन करके संयम के साथ शांति के साथ में कैसे आगे बढ़ रही है। एक एक पंक्ति का अर्थ देखें। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय, संध्या का समय, सांझ का समय, दिन के खत्म होने का, बीतने का समय। मेघमय आसमान से उतर रही है, मेघों से छाया हुआ, बादलों से मेघाच्छादित वो आसमान है, आकाश, उसमें से संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे 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 उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। तिमिरांचल, तिमिर कहते हैं अंधेरे को, अंधेरे का अंचल, उसमें कोई चंचलता नहीं। अंचल होता है, अंचल माने घूंघट, अंचल माने ओढ़ने का वस्त्र, चीर। वो जो अंधेरे का चीर उसने ओढ़ रखा है उसमें कोई चंचलता नहीं है, बिल्कुल शांत, नहीं कहीं आभास, चंचलता का आभास तक नहीं। अंधेरा, रात्रि ने अंधेरे को ओढ़ रखा है, अंधेरे रूपी चुनरी को ओढ़ रखा है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधुर, अधर माने ओष्ठ, उस संध्या सुंदरी के दोनों ओष्ठ। आप ये ध्यान करेंगे, हम लोगों जब संध्या होती है तो एक क्षितिज पर जाकर के अंधेरा शुरू होता है। धरती और आसमान जहाँ मिलते हैं, हमारी नज़रों का एक सीमा है, हम नज़र कितनी दूर दौड़ा सकते हैं, कितनी दूर हमारी आंखें देख सकती है, दृष्टि की एक सीमा है। वहाँ पर जाते हमें नज़र आता है कि जैसे आसमान और धरती मिल रहे हैं, उसी का नाम क्षितिज है। क्षितिज कोई जगह का नाम नहीं है, क्षितिज है जहाँ से धरती का जन्म शुरू होता है। आपको लगता है कि वहाँ से धरती शुरुआत है, आसमान और धरती एक जगह मिलते हुए नजर आते हैं। हर व्यक्ति का क्षितिज अलग है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधुर, वो दोनों अधर है, एक धरती है आसमान। अब वो अधर दोनों मधुर मधुर, मीठे मीठे, सुंदर सुंदर लग रहे हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। लेकिन वो मधुर होते हुए भी गंभीर है, किसी तरह का हास विलास नहीं है, किसी तरह की हंसी मुस्कुराहट मजाक मस्करी कुछ भी नहीं। और वहां पर हंसता है तो केवल तारा एक। उस रात्रि के समय में हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आनंदित होता हुआ, खिलता हुआ यदि कोई नजर आता है तो वो एक तारा नजर आता है, एक तारा उगता है। और वो तारा गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। काले बादल छाए हुए हैं, घुंघराले बाल। कवि कल्पना करता है कि उस संध्या रूपी सुंदरी के घुंघराले काले बाल बादल हैं, घन श्याम, वो श्याम घन काले काले बादल उसके केश राशि के रूप में, घुंघराले केश राशि है, और उनके बीच में गुथा हुआ वह तारा, जैसे हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। बालों के बीच में जो गजरा लगाते हैं, उस तरह से वो तारा अपने हृदय रूपी रानी का अभिषेक करता हुआ, उसका मान बढ़ाता हुआ, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करता हुआ मुस्कुरा रहा है। अलसता की सी लता, लेकिन वो संध्या रूपी सुंदरी वो क्या है? अलसता की सी लता, आलस्य की लता के रूप में। अब देखिए, शब्दों का चयन भी इन कवियों का उल्लेखनीय पक्ष है। लता है, लता माने कली, वो शाखा, बेल, कमलिनी वो बेल है। बेल तो वैसे ही कोमलांगी होती है, बधती रहती है। औरत की और बेल की विशेषताएं एक जैसी है। वंश बेल को विकसित करती है औरत, इसलिए उसी की तुलना की है, वही उपमा ली है। अलसता की सी लता, वो संध्या रूपी सुंदरी अपनी कोमलता के कारण लता है, लेकिन आलस्य छाया हुआ है, दिन भर की थकान उस पर हावी है। किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन कोमलता में किसी तरह की कमी नहीं है। यद्यपि आलस्य है उसके शरीर में, और आलस्य होना, अलसता आना औरत की मादकता में वृद्धि करता है, इसलिए भी यहाँ पर इस शब्द को काम में निराला जी ने लिया है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ में चली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, नीरवता कहते हैं निर्जनता, बिल्कुल रव नहीं, रव माने ध्वनि, कोई आवाज नहीं, शांत है पूरा वातावरण। तो ये संध्या रूपी नायिका
अपनी नीरवता, बिना शोर वाली चुप, नीरवता माने चुप्पी, उस चुप्पी रूपी सहेली के कंधे पर बाहें डाल करके छां हंसी अंबर पथ से चली, छाया की तरह अंबर रूपी पथ से धीरे धीरे धरती पर आ रही है और धीरे धीरे पृथ्वी तल पर अंधेरा छा रहा है। संध्या रूपी सुंदरी रात्रि में परिवर्तित हो रही है। वैसे जैसे जैसे उसका विकास होता है, संध्या रात्रि में बढ़ती चली जाती है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीण, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। रात्रि का समय, कवि कहता है नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा। दिन में सब लोग काम में लगे रहते हैं, इसलिए दिन में आवाज़ों का होना, हलचल का होना, चंचलता का होना, अस्त व्यस्त भी होना, सारा व्यस्तता का वातावरण रहता है। लेकिन रात्रि शांत चित्त वाली है। यद्यपि आज के हमारे विद्यार्थी इस पक्ष को भी लिख सकते हैं विशेष में जाकर के कि समय के साथ परिस्थितियां बदली हैं। आज यदि निराला जी होते तो शायद ये बंध वो लिखते नहीं, क्योंकि आज रात्रि भर भी हो हल्ला, चंचलता, चारों तरफ कोलाहल बिखरा रहता है कि समय ने ऐसा बदलाव किया है कि आज की युवा पीढ़ी रात्रि में जगना ज़्यादा पसंद करती है और देर तक सोना पसंद करती है। इसलिए आज यदि उनकी संध्या सुंदरी पर वो कविता लिखते तो शायद इस बंद में कहीं बदलाव कर देते। लेकिन उनका समय जब दिन में सब काम करते हैं और रात्रि में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, बनी हुई भी रात्रि विश्राम के लिए है। लेकिन आजकल जो रात भर पार्टियां चलने वाली हैं, तो वहाँ पर जाकर के बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो वहाँ पर ये बदलाव हो सकता है। बहरहाल हम निराला जी उस कविता में ही चलते हैं। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, उस संध्या रूपी सुंदरी के हाथ में कोई वीणा नहीं बजती, यानी कि कोई राग रागिनी श्रृंगार झंकार कुछ नहीं। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, अनुराग प्यार, रागिनी मोह माया, तो वो मोह का, राग का, प्रेम का कोई आलाप वहाँ पर नहीं हो रहा है। नुपुरों में भी रुन झुन नहीं, उस संध्या रूपी सुंदरी के घुंघरुओं में, नुपुरुओं में, उनमें भी बिछाओं में किसी तरह के रुनझुन नहीं, कोई ध्वनि नहीं आती। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, एक ही शब्द है और वो है अव्यक्त। वो भी व्यक्त नहीं होता, व्यक्त होने में थोड़ी सी ध्वनि हो सकती है। अव्यक्त शब्द चुप चुप चुप, वो मौन है बिल्कुल, है गूंज रहा सब और, नीरवता गूंज रही है, चुप्पी गूंज रही है सब तरफ, चारों तरफ। ऐसा वो वर्णन करते हैं। रात्रि का समय है। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के यति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। रात्रि कहाँ कहाँ सो रही है? ये संध्या सुंदरी व्योम मंडल में, चुप्पी छा रही है चारों तरफ, रात्रि आ गई है। आकाश मंडल में वही स्थिति, जगती तल में, धरती पर भी वही स्थिति, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, निर्मल कमलिनी का दल जो शांत सरोवर पर सोया हुआ है, उसमें भी ऐसा ही वातावरण है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर मोहित होती हुई, गर्वित होती हुई जो सरिता है, जो नदी है, उसका अत्यंत विस्तृत वक्षस्थल, उस पर भी वैसा ही नीरवता है, वो चुप्पी है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, शिखरों पर, चोटियों पर जो धीर है, वीर है, गंभीर है, उन शिखरों के ऊपर भी उसी तरह की नीरवता है। हिमगिरी अटल अचल में, हिमालय जैसे अटल पर्वत पर भी ऐसी ही नीरवता है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, वहां पर भी उत्ताल, उतंग, गहरा, उत्ताल मन बड़ा, तरंगाघात बहुत तरंग का आघात, प्रलय आता हो जो उथल पुथल मचा देता हो, उसमें भी शांति है। रात्रि के समय सब जगह शांति है। घन गर्जन जलधि प्रबल में, घन की गर्जना में, जलधि में, जलधि माने समुद्र, समुद्र, प्रबल समुद्र की घन गर्जना में भी अब शांति है। कोई भी कुछ भी किसी तरह से हलचल नहीं, अचंचल है,
चंचलता का नाम ही नहीं है, सब शांति है सब जगह। क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। क्षिति में, क्षिति धरती का नाम है, जल में पानी में, नभ में आसमान में, अनिल हवा, अनल अग्नि, सब जगह पर क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व है जिनसे शरीर बना है, ब्रह्मांड बना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। तो 5 ही तत्वों से क्षिति, जल, नभ, अनिल, अनल, यही सब है। लेकिन इन सारे तत्वों में सब जगह पर सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, ये चुप ही चुप है, सब जगह नीरवता है गूंज रहा सब कहीं, चारों तरफ एक ही शब्द है। और ऐसे वातावरण में और क्या है? कुछ नहीं। कभी कहता है शांति के अलावा यहाँ कुछ है क्या? किसी के मन में बेचैनी है क्या? किसी के मन में चंचलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिताती। वो रात्रि मदिरा की नदी बहा करके लाती है, मद्यपान कराती है। और जब मदिरा पान कर लेता है तो व्यक्ति आराम से सो जाता, चिंता मुक्त होकर के थके हुए जीवों को सस्नेह प्याला एक पिलाती, सबको मदमस्त कर जाती है। मदिरा का प्याला लेकर के आती है और एक मद्यपान, एक प्याला पिला करके सुलाती, उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने। और वो संध्या रूपी सुंदरी सबको प्याला पिला करके, स्नेह का प्याला पिला करके अपने अंक पर अपनी गोद में छुलाती है। और भूले बिसरे विस्मृति के जो भूल चुके हैं उनके सपने दिखाती है, अगणित मीठे सपने। रात्रि के समय में सो जाते हैं और जो यादें, भूली बिसरी यादें हैं, वो रात में सपने के रूप में हमारे सामने आती है। वो मीठे मीठे सपने देख करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अर्धरात्रि की निश्चलता में, आधी रात के समय में निश्चल, सब कुछ कहीं हलचल है ही नहीं, निश्चलता है बिल्कुल। हो जाती जब लीन, सारी दुनिया उसमें लीन हो जाती है, सब सो जाते हैं, नींद ले रहे होते हैं। तब दुनिया का एक ऐसा जीव है जो जगता है, वो है कवि। कवि का बढ़ जाता अनुराग, उस समय कवि का प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। और वो अनुराग उसे याद दिलाता है तो किससे बिछड़ा हुआ है, तो संसार के दुखों से, जीवात्मा परमात्मा के बिछोह से, सांसारिक लोगों की भटकन से, संसार की मोह माया काम क्रोध लोभ मद मोह, सबसे, इनसे कहीं न कहीं दुखी होता है। और उसका अनुराग, उसका कलम का अनुराग, उसका कर्तव्य का अनुराग, उसका दायित्व का अनुराग वो जगता है, प्रकृति के प्रति अनुराग जगता है। और विरहा कुल कमनीय कंठ से, उस समय वो देखता है कि जब सारी दुनिया शांत मीठे सपने देख रही है, अपने अपने ओक ओक सब लोक सुख, कोक शोक हेमंत, जब समय सारे लोग आराम से सोए रहते हैं तब भी चकवा चकवी को तो शोक रहता ही है। ऐसे विरहाकुल जो हैं वो कवि की दृष्टि में रहते हैं, विरही जन कवि की दृष्टि में रहते हैं। कवि स्वयं विरह का अनुभव करता है। और विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, तब एक विरह गीत, विहाग कहते हैं विरह गीत को, तब विरह का एक गीत निकलता है। यानी कवि जब कोई विरह गीत लिखता है तो उसके लिखने की प्रक्रिया क्या है, उसके पहले का वातावरण क्या होगा, वो किस तरह से उसके मन में वो विचार आता है, कैसे भाव भूमि बनती है, उस पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए निराला जी कहते हैं कि इस तरह से प्रकृति के क्रिया व्यापारों को, अंग उपांगों को देखकर भी कवि के मन में मानवीय क्रियाएं सामने आती हैं और वो उस तरह से विरह के गीत लिखने को विवश होता है, उसकी कलम चल पड़ती है और कवि का सृजन इस राह पर आगे बढ़ता हुआ समृद्धि को प्राप्त होता है, दुनिया को मार्ग दिखलाता है। ये कविता अपरा काव्य संग्रह से आई है जो 1921 में प्रकाशित हुआ। पुनः पुनः इस कविता के विषय में, इसकी भाव भूमि में, इसके प्रश्नोत्तर पर फिर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस कविता को आप पढ़िएगा, इसके अर्थ को समझिएगा और अपने हिसाब से इससे परीक्षा के प्रश्न तैयार कीजिएगा। परीक्षा में व्याख्या भी आती है और प्रश्न भी आते हैं,
उसी दृष्टि से इसकी व्याख्या को भी तैयार करें, प्रश्नों को भी तैयार करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नई कविता के साथ में, नए रचनाकार के साथ में अपन मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।